वेलकम टू अवर चैनल टेक थ्रस्टा। इसमें हम देखेंगे वैदिक सभ्यता। पिछले वीडियो में हम देखे थे सिंधु सभ्यता। इस वीडियो में हम देखेंगे वैदिक सभ्यता। आई होप आपको लुसेंट सीरीज बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। इसमें हम लाइन बाय लाइन कवर करने का कोशिश करेंगे और जहाँ पे समझाने वाली टॉपिक है वहाँ पे हम समझाएंगे। सो क्या है, आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता क्या है? सिंधु सभ्यता क्या था? सिंधु सभ्यता का ईस्वी है 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। सिंधु सभ्यता का ईस्वी था 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। और वैदिक सभ्यता का क्या है? वैदिक सभ्यता दो भागों में विभाजित किया गया है। वैदिक सभ्यता दो भागों में विभाजित किया गया है। ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व, और 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। एंड उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व किया गया है। वैदिक सभ्यता को दो भागों में विभाजित किया गया है। ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। वैदिक सभ्यता को दो भागों में विभाजित किया गया है। ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का ईस्वी है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल का है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। एंड सिंधु सभ्यता के क्या है? 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। किसका है? सिंधु सभ्यता का। अब आगे देखते हैं। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे। आर्य सर्वप्रथम पाकिस्तान और पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे। मैकुलर कोई इतिहासकार हैं। मैकुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया, मतलब कि मिडिल एशिया बताया है। मैकुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। वंस अगेन, आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की मुख्य भाषा संस्कृत थी। और सिंधु सभ्यता की क्या थी? नगरीय सभ्यता थी। इस लाइन को ध्यान में रखना होगा। आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। आर्य भाषा जो है समूह को इंगित करता है। आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में इस 5 भागों में बांटा गया है। आरोही क्रम मतलब कि जो सबसे छोटा होगा वो पहले, जैसे कुल, ग्राम, बीस, जन, राष्ट्र। सबसे छोटा कौन हुआ? कुल के बाद क्या है? ग्राम के बाद है बीस के बाद है जन के बाद है राष्ट्र। मतलब कि सबसे पहले कौन हो? सबसे नीचे कुल के बाद ग्राम के बाद बीस, जन, राष्ट्र। इस तरह से आरोही क्रम में इस क्वेश्चन को, इस लाइन को एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि आर्यों के प्रशासनिक के आरोही क्रम में सजाएं, अवरोही क्रम में सजाएं, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। कुल, ग्राम, बीस, जन, राष्ट्र। कुल, ग्राम, बीस, जन, राष्ट्र। इसी तरह से याद करना होगा। कुल, ग्राम, जन, बीस, राष्ट्र। हमारा मेन मकसद ही याद करवाना है। ग्राम के मुखिया को ग्रामीण, बीस का प्रधान बीसपति। ग्राम के मुखिया को ग्रामीण, बीस का प्रधान बीसपति। जन के शासक राजन कहलाते थे। राज्य अधिकारियों में पुरोहित एवं सेनापति प्रमुख थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित होते थे। राज अधिकारियों में पुरोहित एवं सेनापति प्रमुख होते थे। ठीक है। वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित होते थे। सूत
रथकार एवं कमादी नामक अधिकारी रत्नी कहलाते थे। इस लाइन को रट जाइएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। सूत रथकार एवं कमादी, सूत रथकार कमादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते हैं। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। पूरम को दुर्गपति एवं अस्पश जनता की गतिविधियां को देखने के गुप्तचर होते थे। पूरम एवं अस्पश जो होते थे गुप्तचर होते थे। पूरम को दुर्गपति एवं अस्पश जनता की गतिविधियों को देखने के वाले गुप्तचर कहलाते थे। अब देखते हैं उत्तर वैदिक काल के राजाओं के बारे में। हर डायरेक्शन के अनुसार अलग अलग था। जैसे देखते हैं डायरेक्शन के अनुसार ये पूर्व में क्या होता है? पूर्व में सम्राट, पश्चिम में सौराष्ट्र, पूर्व में सम्राट, पश्चिम में सौराष्ट्र, उत्तर में विराट लोग थे। उत्तर में विराट पूर्व में सम्राट, पश्चिम में सौराष्ट्र, उत्तर में विराट, मध्य में होता था कौन? राजा, और दक्षिण में भोज। पूर्व में सम्राट एकदम बहुत ही बारीकी से ध्यान दीजिएगा। पूर्व में सम्राट, पश्चिम में सौराष्ट्र जो महाराष्ट्र वाला भाग है सौराष्ट्र, और उत्तर में विराट, और मध्य में राजा, दक्षिण में भोज। ठीक है। अब देखेंगे बजपति किसे बोला जाता है? बजपति गोचर भूमि का अधिकारी बजपति कहलाता था। उग्र अधिकारी को पकड़ने का कार्य करते थे। उग्र जो थे अपराधियों को, उग्र जो थे अपराधियों को पकड़ने का कार्य करते थे। नोट में क्या है? ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकार का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद में किसी भी तरह का न्याय अधिकार का उल्लेख नहीं किया गया है। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं सम्राट लोगों की संस्था थी, जबकि समिति समान जनता का प्रतिनिधित्व करता था। सभा जो था श्रेष्ठ के लिए था, समिति जो था समान लोगों के लिए था। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। इनके अध्यक्ष को क्या बोला जाता था? ईशान बोला जाता था। स्त्रियां सभा एवं समिति में भाग ले सकती थी। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर स्टेटमेंट वाइज में क्वेश्चन पूछेगा तो ऋग्वैदिक काल में, वैदिक सभ्यता में स्त्रियां सभा एवं समिति में भाग लेती थी या नहीं लेती थी? हाँ या ना में आंसर देना होता। तो वैदिक काल में स्त्रियां सभा एवं समिति में भाग ले सकती थी। ये जो लाइन है ये लाइन स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बहुत पूछता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया, जिसका अर्थ था गायों की खोज। यदि वैदिक सभ्यता में लोग गायों के लिए युद्ध करते थे, इसीलिए गविष्टि नाम दिया। युद्ध को क्या बोला गया? गविष्टि का शब्द होता है गायों की खोज। दसरा युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। दसराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध परुशनी किसको ऋग्वैदिक काल में रावी नदी को परुशनी बोला था। आगे हम देखेंगे पूरा नदी के बारे में, कौन सा नदी को क्या बोला गया था। नदी के तट पर सुदामा एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदामा विजयी हुए थे। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ऋग्वैदिक समाज जो था 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय के आधार पर था। ऋग्वैदिक काल में समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और इसको व्यवसाय के आधार पर विभाजित किया गया था।
उपनिवेशों की संख्या, उपनिवेशों की संख्या कितना है? उपनिवेश की संख्या कितना है? 108। पुराणों की संख्या कितना है? 18। वेदांग की संख्या कितना है? 6। वंस अगेन, उपनिवेशों की संख्या कितना है? 108। पुराणों की संख्या कितना है? 18। वेदांग की संख्या कितना है? 6। वेदांग की संख्या कितना है? 6। ठीक है, अब देखते हैं ऋग्वेद के 10वें मंडल में, यहाँ पे ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष युक्ति में चतुर्थ वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसे कहा जाता है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उसकी भुजाओं से, वैश्य उसकी जांघों से एवं शूद्र उसके पैरों से संपन्न हुए हैं। आर्यों का समाज पितृ सत्तात्मक था। ये क्वेश्चन तो और इम्पोर्टेंट है। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था और सिंधु सभ्यता तो जो था मातृ प्रधान था, मातृ सत्तात्मक थी सिंधु सभ्यता, और आर्य सभ्यता क्या हो गया? पितृ प्रधान था। आर्यों की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल कहा जाता था। इसके मुखिया पिता होते थे, उसे क्या बोला था? कुलप कहा जाता था। क्वेश्चन डायरेक्ट इसमें पूछेगा, कुलप किसे कहा जाता है? जिसे कुलप, अगर क्वेश्चन पूछता है इसे तो कुलप किसे कहा जाता है? तो कुलप बोला जाता है किसको? आर्यों का समाज पितृ सत्तात्मक था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसकी मुखिया पिता होता था। इसे कुलप कहा जाता था। कुलप कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। स्त्रियां जो थी इस काल में पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह या पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। हर एक लाइन इसमें इम्पोर्टेंट है। अगर कॉन्सेंट्रेट होकर आप सुनते हैं तो पूरी तरह से आपको याद हो जाएगा। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। बाल विवाह पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण भी करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, आप्ला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियां का वर्णन है। इस लाइन को इम्पोर्टेंट समझिएगा। वंस अगेन, स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, आप्ला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियां का वर्णन है। गार्गी ने यज्ञवाकल्प को वाद विवाद की चुनौती दी थी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। एक क्वेश्चन तो और मतलब फेवरेट क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। जीवन भर अविवाहित रहने वाले महिला को क्या बोला जाता है? अमाजू बोला जाता है। जीविकापार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ने वाले अध्यापक उपाध्याय कहलाते थे। जीविका पढ़ने वाले वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक उपाध्याय कहलाते थे। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। सोमरस यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। वस्त्र पर ध्यान दीजिएगा, वास, अधिवास, उष्णीय। उष्णिस, वास, अधिवास, उष्णिस। वास, अधिवास, उष्णिस ये क्या था? वस्त्र था। और अंदर पहनने वाले वस्त्र को नीथि कहा जाता था। अंदर पहनने वाले वस्त्र को नीथि कहा जाता था। आर्यों का पेय पदार्थ क्या है? सोमरस है। यह वनस्पति से बनता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्र पहनते थे, वास, अधिवास, उष्णिस। वास, अधिवास, उष्णिस। और अंदर पहनने वाले को नीथि नहीं, नीव से आप याद कर सकते हैं नीथि, लेकिन भुलाना नहीं है, नीथि ही है। नीवी नहीं, नीवी है। नीव से याद कर सकते हैं। अंदर पहनने वालों को केवल नीव बोल सकते हैं। तो नीवी ही अंदर क्या होता है? नीव दिया जाता है ना, तो वही नीवी हो गया। घर बनाने में नीव दिया जाता है, वही अंदर पहनने वाले को नीवी बोला जाता है। याद कर लीजिएगा। आर्यों के मनोरंजन का मुख्य साधन थे संगीत। आर्यों के मनोरंजन का मुख्य साधन क्या थे? संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ एवं घुड़ता क्रीड़ा। संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ एवं धूत क्रीड़ा।
4 थे। मनोरंजन के साधन क्या क्या थे? रथ दौड़, संगीत, घोड़दौड़, अद्भुत कीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। महर्षि कणाद ने भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा जाता है? महर्षि कणाद को। बहुत बार क्वेश्चन ने पूछा है, महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया है। गाय को अघन मतलब क्या होता है? न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया है। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्यु दंड अथवा देश से निकालने की व्यवस्था की थी। देखिए कितना उत्तर वैदिक सभ्यता में गाय का व्यवस्था किया गया था। गाय के पूजनीय माना गया है। मतलब गाय को अघन, न मारे जाने योग्य पशु कौन थे? गाय की हत्या करने वाले लोग को या घायल करने वाले लोग को या तो मृत्युदंड था या देश से बाहर निकालने की व्यवस्था थी। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी। और सिंधु सभ्यता द्वारा खोजी गई धातु तांबा थी। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयम कहा जाता है। लोहा को श्याम अयम कहा जाता है और तांबा का लोहित अयस। लोहा को श्याम लोहा किस तरह का होता है? काला होता है। एग्जाम्पल मान लें, लोहा काला होता है, श्याम किसको बोलते हैं? काला को ही बोलते हैं। तो लोहा क्या होगा? श्याम अयस। और तांबा लोहित अयस। ये नहीं कि लोहा दे करके लोहित मार देना तो गलत हो जाएगा। लोहा को श्याम अयस और तांबा को लोहित अयस बोला जाता है। अब देखते हैं इसके प्रमुख नदियों के बारे में कि नदियाँ क्या क्या बोलती है, किस नदी को क्या बोला गया है। जैसे प्राचीन नदी और आधुनिक नदी। ऋग्वैदिक नदियाँ के बारे में बताते हैं। प्राचीन नदी एवं आधुनिक नदी। कुंभड़ा किसको बोले? कुर्रम को कुंभड़ा, कुरम, कुंभा। एक क्रूब को क्या बोला है ऋग्वैदिक काल में? आधुनिक भारत में कुर्रम, कुभा, काबुल, बितस्ता, झेलम, अस्किनी, चिनाब, परुशनी, रावी, शतुद्री, सतलज, बिपाशा, ब्यास, सदानीरा, गंडक, दृश्यद्वती, घग्गर, गोमती, गोमल, सुबस्तु, स्वात। वंस अगेन देखेंगे ऊपर से। कुरुब को प्राचीन नाम कुरुब था, उसको बोला कुर्रम। कुभा, काबुल, कुभा को काबुल, बितस्ता, झेलम, अस्किनी को चिनाब, परुशनी को रावी, शतुद्री को सतलज बोला गया है, बिपाशा को ब्यास नदी बोला गया है, सदानीरा को गंडक नदी, सदानीरा आधुनिक भारत में गंडक बोला गया है, वृषद्वती को घग्गर नदी बोला गया है, गोमती को गोमल बोला गया है, सुवस्तु को स्वात बोला गया। एक क्वेश्चन करीब एग्जाम में पूछ देता है कि कुंभड़ा को आधुनिक भारत में क्या बोला गया है? काबुल। या काबुल को प्राचीन भारत में क्या प्राचीन नाम क्या है? ऋग्वैदिक नाम क्या है? कुभा। झेलम का ऋग्वैदिक नाम क्या है? बितस्ता। चिनाब का ऋग्वैदिक नाम क्या है? अस्कनी। रावी का क्या नाम है? परुशनी। सतलज शतुद्री, ब्यास को बिपाशा, गंडक को सदानीरा। प्राचीन नाम, और इसको बहुत अच्छी तरह से याद करना होगा। अब देखते हैं क्या भारतीयों को लोहा का ज्ञान ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी में प्राप्त हुआ। एक क्वेश्चन को देखे नोट, कभी ईसा पूर्व में क्वेश्चन दे देगा तो याद करना होगा कि भारतीयों का लोहा का ज्ञान ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी में प्राप्त हुआ। लोहा को श्याम अयस बोला जाता है और तांबा को लोहित अयस बोला जाता है। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली पर चली थी। प्रणाली पर चली थी। ऋण देकर ब्याज देने वाले बेकनोट सूदखोर कहे जाते थे। इस वर्ड पे ध्यान दीजिए, बेकनोट।
बेकनोट किसे बोले जाते थे? सूदखोर को। ऋण देकर ब्याज लेने वाले को बेकनोट बोला जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सरस्वती को सबसे प्राचीन मानी गई है। ऋग्वेद में गंगा का एक बार ही उल्लेख है, यमुना का उल्लेख 3 बार किया गया है और सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार किया गया है। पता नहीं इस टॉपिक से कितना बार क्वेश्चन पूछा गया है वन लाइनर में, वन ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन। ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सरस्वती सबसे पवित्र नदी मानी गई है। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख 1 बार है, यमुना का उल्लेख 3 बार है और सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार। इस अंडरलाइन को जो है ना, अंडरलाइन, इसको रट जाना है। ऋग्वेद सरस्वती को सबसे पवित्र माना गया है। गंगा का उल्लेख 1 बार है, यमुना का उल्लेख 3 बार है और सिंधु नदी का उल्लेख बहुत बार किया गया है। इस लाइन को रट जाना है क्योंकि क्वेश्चन एक न एक आना ही तो आना है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। उत्तर वैदिक काल में इंद्र, अब उत्तर वैदिक का क्वेश्चन आने लगा इसमें। उत्तर वैदिक में इंद्र के स्थान पर प्रजापति और ऋग्वेद में इंद्र सबसे प्रिय देवता हो गए। ऋग्वेद में इंद्र और उत्तर वैदिक में प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए। विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में किया गया है। इस लाइन पे ध्यान देना है। विष्णु के 3 पगों का कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में हुआ है। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। राजसूय यज्ञ का कब किया जाता था? उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित हो गया था, जो यही बहुत गलत दर्शाता है। वर्ण का व्यवस्था किस तरह से चेंज होते गया। वैदिक काल में था व्यवसाय के आधार पे, मतलब वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। तो ऋग्वैदिक काल में क्या था? वर्णों का व्यवस्था था व्यवसाय के आधार पे, और उत्तर वैदिक आते आते किस आधार पे हो गया था? जन्म के आधार पे हो गया था। वैदिक कालीन देवता और उनके संबंध। इंद्र को क्या बोला जाता है? इंद्र को युद्ध का नेता या वर्षा का देवता। इंद्र को बोला गया है युद्ध का नेता या वर्षा का देवता। अग्नि को बोला गया है देवता एवं मनुष्यों के बीच मध्यस्थता स्थापित करना, अग्नि को बोला गया है। वरुण जो है पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माण, वरुण पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माण या सूर्य का देवता वरुण को ही बोला गया है। विश्व में नियामक व शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन व दिन रात करता। घौ किसको बोला गया? आकाश का देवता। और समुद्र का देवता, सॉरी सूर्य नहीं, ये समुद्र है। पृथ्वी और सूर्य के निर्माण वरुण, समुद्र का देवता वरुण, विश्व के नियामक व शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन, दिन रात वरुण के अंतर्गत आ गया। घौ हो गया आकाश का देवता। सोम वनस्पति देवता, जो सोम रस पिया जाता है। मुख्य पेय पदार्थ क्या था? सोम रस। उसी का सोम जो थे वनस्पति के देवता। उषा प्रगति एवं उत्थान, उषा जो प्रगति एवं उत्थान का देवता। अश्विनी विपत्तियों को हरने वाला देवता। अश्विनी को क्या बोला गया? विपत्तियों को हरने वाला देवता। पूषण पशुओं का देवता। विष्णु विश्व के संरक्षण का पालन करता। मारुति ऐसे भी बोला गया है, बजरंगबली को मारुति नंदन, तो उसी के अनुसार याद किया। मारुत आंधी तूफान का देवता, मारुत आंधी तूफान का देवता। इसको हम ऋग्वैदिक कालीन देवता को वंस अगेन हम देखेंगे। इंद्र इंद्र जो थे युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता। अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थता। अब वरुण पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता। समुद्र का देवता। विश्व के नियामक व शासक, सत्य का प्रतीक वरुण
ऋतु परिवर्तन में दिन रात का कर्ता वरुण। घौ आकाश का देवता। सोम वनस्पति देवता। उषा जो प्रगति है उत्थान का देवता। अश्विनी विपत्तियों को हरने वाला देवता। पूषण पशुओं का देवता। विष्णु विश्व के संरक्षण में पालन करता। भरूत मरुत आंधी तूफान का देवता। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा बोला गया है। हल रेखा जो उससे रेखा बनता है उसे क्या बोला गया, सीता कहा गया। कहीं कहीं एक क्वेश्चन तो बहुत बार पूछ लेता है, स्टूडेंट क्या मार देता है, हल को ही सीता मार देता है, जो कि गलत है। हल को क्या बोला गया, सिरा, मतलब हल को ऊपर पकड़ने वाला को क्या पकड़ने वाला है ना, उसी के अनुसार याद कीजिए, हल को सिरा बोला गया है। और जो खेत में लंबा काटते जाता है दोनों साइड से, इस तरह से हल चलने के बाद इस तरह से काटते जाता है, ऐसे करते जाता है। ऐसे और यहाँ से ऐसे जाता है, तो ऐसे मिट्टी को निकालते जाता है, इसी को सीता बोला गया है। और ये जो हल है, हल को क्या बोला गया है, सिरा बोला गया है। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतनाम मुद्रा की इकाई थी। सिक्के का कोई प्रचलन उत्तर वैदिक काल में नहीं था। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन थे। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं, जिसमें प्राकृतिक जिसमें प्राकृतिक पहला तत्व है। पहला तत्व कौन सा है, सांख्य दर्शन भारत में सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं। 25 में सबसे पहला तत्व कौन है, प्राकृतिक को पहला तत्व माना गया। अब देखते हैं हम दर्शन एवं उनके परावर्तक, प्रमुख दर्शन एवं उसके परावर्तक। दर्शन चवार्क, दर्शन एवं परावर्तक। चवार्क योग पतंजलि, चवार्क के लिए चवार्क दर्शन थे, प्रवर्तक थे। योग के लिए योग का प्रवर्तक पतंजलि। सांख्य का कपिल, न्याय का गौतम, पूर्वी सीमांत जैमिनी, उत्तरी सीमांत बदरायन, वैश्विक कनाद। हम देखेंगे इसको, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, बहुत बार, ना जाने कितना बार ये क्वेश्चन आता है, लेकिन आता जरूर है। चवार्क योग पतंजलि, योग तो आप याद कर सकते हैं पतंजलि रामदेव बाबा से। चवार्क योग पतंजलि। सांख्य कपिल कंफ्यूज नहीं होना है, सांख्य कपिल। न्याय का क्या है, गौतम बुद्ध किसके लिए प्रसिद्ध है, सत्य के लिए, तो न्याय है। न्याय के लिए गौतम बुद्ध से आप याद कर सकते हैं, न्याय उनका सही था। सांख्य क्या है, कपिल। पूर्वी सीमांसा जैमिनी, उत्तरी सीमांसा बदरायन, उत्तरी सीमांसा बदरायन, वैश्विक कनाद। आई होप यू रिमेंबर वेरी फुल। अब देखते हैं नीचे, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिवेश में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है, यही देखिएगा। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से किया गया है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से किया जाता है। उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108। पुराणों की संख्या कितनी है, 18। वेदांग की संख्या कितनी है, 6। ईसा पूर्व दूसरी सदी में राजाओं के उपयुक्त यज्ञवेदी बनाने के लिए आपस्थव व्यवहारिक ज्यामिति की रचना किया था। इसने ज्यामिति की रचना कब हुआ था, उत्तर वैदिक काल में। गायत्री मंत्र सावित्री नामक देवता को संबंधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। गायत्री मंत्र सावित्री नामक देवता से को संबंधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाला। श्रद्धा की प्रथा सबसे पहले दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने शुरू की थी। श्रद्धा कार्यक्रम जैसे भोज होता है ना, उसको श्रद्धा बोला जाता है। श्रद्धा की प्रथा पहले पहल
दत्तात्रेय ऋषि के बेटा निमि ने शुरू किया था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। एक क्वेश्चन उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। इसका मतलब क्या है कि उत्तर वैदिक काल में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। सबसे पहले कहाँ किया गया? कौशाम्बी नगर में। महाकाव्य 2 हैं, महाभारत एवं रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल से ही हुआ है। क्वेश्चन पूछेगा गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ, न कि वैदिक काल के उत्तर वैदिक काल में हुआ है, न कि ऋग वैदिक काल में हुआ है। वेदांग दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र की रचना बदरायन ने की थी। और बदरायन कौन थे? उत्तरी सीमांश के दर्शन। बदरायन थे उत्तरी सीमांश के दर्शन। इन्होंने ही ब्रह्म सूत्र एवं वेदांत सूत्र की रचना की थी। अब देखते हैं महाजनपदों का उदय। महाजनपदों का उदय बुद्ध के जन्म से पूर्व 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष में 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। एक क्वेश्चन पूछते हैं कितने महाजनपदों में बटा हुआ था? 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ के किससे मिलता है? अंगुत्तर निकाय से मिलता है, जो हम आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हम देख लेते हैं महाजनपद, उसके राजधानी और संबंधित क्षेत्र और अंग का राजधानी क्या था? चंपा कहाँ था? भागलपुर मुंगेर के आसपास में था। मगध को क्या क्या गिरिब्रज या राजगिरी, जो पटना गया बिहार में पड़ता है। काशी का राजधानी वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश। वत्स के राजधानी कौशाम्बी, जो इलाहाबाद के आसपास उत्तर प्रदेश में पड़ता है। विज जो है वैशाली या विदेह मिथिला, वैशाली मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र बोला जाता है। कौशल श्रावस्ती, यह है फैजाबाद, गोंडा, बहराइच उत्तर प्रदेश के आसपास का क्षेत्र है। अवंती कहाँ? उज्जैन या महिष्मती। अवंती की राजधानी उज्जैन या महिष्मती, जो मालवा क्षेत्र मध्य प्रदेश पड़ता है। मल राजधानी कुशावती, मल की राजधानी कुशावती। देवरिया बस्ती गोरखपुर के उत्तर प्रदेश में पड़ता है। पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र या कालपीय, जो बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश पड़ता है। चेदी, शक्तिमती बुंदेलखंड में है। कुरु, इंद्रप्रस्थ दिल्ली व मेरठ हरियाणा के क्षेत्र में। मत्स्य को क्या बोला गया? विराटनगर, जो जयपुर, अलवर, भरतपुर के आसपास का क्षेत्र है। कंबोज का क्या है? घाटक, जो राजौरी एवं हजारा क्षेत्र है। सुरसेन, मथुरा, ये मथुरा ही है। सुरसेन मथुरा क्षेत्र मथुरा ही है। अस्मक, पोटली या पोतन, अस्मक की राजधानी पोटली या पोतन, जो गोदावरी नदी के तट पर भारत का सबसे पहला एकमात्र जनपद अस्मक, जो पोटली उसका राजधानी कहाँ था? पोटली, गोदावरी नदी क्षेत्र वाला। गंधार तक्षशिला, जो पाकिस्तान में है, हम देखेंगे इसको। महाजनपद राजधानी अंग का राजधानी अंग का चंपा, मगध, राजगिरी, काशी, वाराणसी, वत्स, कौशाम्बी, बीज, वैशाली, विदेह या मिथिला। कौशल, श्रावस्ती, अवंती, उज्जैन या महिष्मती। मल, कुशावती, पंचाल, अहिच्छत्र या कंपिल्य। चेदी, शक्तिमती, कुरु, इंद्रप्रस्थ, मत्स्य, विराटनगर, कंबोज, घाटक, सुरसेन, मथुरा, अस्मक, पोटली या पोतल, गंधार, तक्षशिला। एक बार और देख लेंगे। अंग चंपा, मगध, राजगिर, अंग चंपा, मगध, राजगिरिब्रिज या राजगिर। काशी, वाराणसी, वत्स, कौशाम्बी, बीज, वैशाली, विदेह या मिथिला। कौशल, श्रावस्ती, अवंती, उज्जैन या महिष्मती। मल, कुशावती, पंचाल, अहिच्छत्र या कंपिल्य। चेदी, शक्तिमती, कुरु, इंद्रप्रस्थ, मत्स्य, विराटनगर, कंबोज, घाटक, सुरसेन, मथुरा, अस्मक, पोटली,
पोतन गंधार तक्षशिला असमक जो है दक्षिण भारत का पहला जनपद था, दक्षिण भारत का पहला जनपद था। इसी तरह से आज हमने जनपद तक देख लिया, वैदिक सभ्यता और जनपद है, महाजनपदों का उदय महाजनपदों का उदय तो नहीं देखे, महाजनपदों की राजधानी देख लिए, आप पुरानी नदी और उसका आधुनिक नाम देख लिए। इसी तरह से इस वीडियो को देखते रहें। आई थिंक लुसेंट सीरीज जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल एग्जाम में निभाएगी। आप लोग याद करते रहें। मानते हैं कि आप लोग को याद हो या ना हो, याद हो वो भी एक बार देख लें, क्योंकि उनका रिवाइज होगा। रिवाइज करने का बहुत अच्छा ही उपाय हमने लगाया है। सो आप इसको देखें, रेगुलर बेसिस पे देखें। वीडियो रेगुलर डाला जाएगा, कभी कभी गैप हो जाता है किसी कारणवश, लेकिन वीडियो को रेगुलर डाला जाएगा। और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए टेलीग्राम चैनल जो कमेंट बॉक्स में पिन किया रहेगा, उससे आप टेलीग्राम चैनल से जुड़े। उससे भी आकर के आप टेलीग्राम चैनल पर टेस्ट डेली होता है, 10 या 20 क्वेश्चन जो हो टेस्ट चलता है, उसमें आकर के जुड़े। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ, टेलीग्राम चैनल से जुड़े और इसको लुसेंट सीरीज को फैला दें, ताकि और लोगों के पास पहुँचे और पता लगे कि हाँ किस तरह से है। सो थैंक यू आज यहीं तक। थैंक यू, जय हिंद।